चलो ठीक, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 3 रिलेशनशिप पढ़े थे। एक तो सबसे पहले पढ़े थे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पहला टॉपिक पढ़े थे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद पढ़े थे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे थर्ड में रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले नीचे आ जाओ। जो टॉपिक है, एक आखिरी टॉपिक, चैप्टर आज खत्म होगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताएंगे बताएंगे बताएंगे। टाइप्स ऑफ टेस्ट, इस बार इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आ जाओ। यहां पे पहले लिखो ऊपर में, ठीक है, नॉट इन सिलेबस बट वी विल एग्जाम के टाइम, ताकि तुम लोग अननेसेसरी इसको ना पढ़ो। ठीक है, देख नहीं, अभी अभी बहुत टाइम है अपने पास। हाँ तो क्या हुआ, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो अगर देखो मनी कॉस्ट सबसे पहला, तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे खाली। मनी कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, देखना सबसे पहले मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल मनी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना मनी कॉस्ट कंपनी को पे करना पड़ा या बिजनेस को पे करना पड़ा, उसको बोलेंगे हम लोग मनी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट देखना, रियल कॉस्ट refers to the pain, sacrifice, discomfort and disability involved in providing factor services to produce a commodity। का मतलब कौन सा कॉस्ट का बात कर रहा है ये? दो प्रकार का कॉस्ट हम लोग पढ़े थे। हाँ, मालिक का कॉस्ट एक था और एक मालिक को छोड़ के बाकी लोगों का कॉस्ट था। तो ये कौन सा कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है? यहां पे लिखना मनी कॉस्ट के बगल में एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग मनी कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट जो हमको बाहर वालों को पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और रियल कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? वो खर्चा जो एक्चुअल में लग तो रहा है लेकिन हम लोग किसी को पे नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो एक्चुअल में इंकर हो रहा है लेकिन हम किसी को पे नहीं कर रहे? मालिक का जो टाइम है बिजनेस में, ओनर का जो कैपिटल इन्वेस्ट है उसका इंटरेस्ट का, ओनर का जो बिल्डिंग लगा हुआ है बिजनेस में उस बिल्डिंग का रेंट हो गया, और हाँ ओनर्स का जो मैनेजरियल स्किल है उसका जो पेमेंट उसको मिलता, अगर वो उस बिजनेस में काम नहीं करता कहीं और काम करता तो उसका जो पेमेंट है वो। तो रियल कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आएगा। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स में कौन सा कॉस्ट लेके चलेंगे? कोई भी डिसीजन लेना है तो दोनों कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। अकाउंट्स में तुम लोग कौन से कॉस्ट को, अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट का अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का अकाउंटिंग बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते। क्लियर है? अब इसके नीचे प्राइवेट कॉस्ट देखना क्या लिखा है। प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर्ड बाय द इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी।
It is a cost incurred by firm on hiring and purchasing input for producing a commodity. This cost has nothing to do with the, ठीक है। अब ये इसको ऊपर के साथ कंपेयर मत करना, सबसे पहला 1 और 2 को कंपेयर करना, ये दोनों को आपस में कंपेयर करना, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। नीचे रियल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को कंपेयर कर, ये प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को कंपेयर करना, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? वो खर्चा जो किसी कॉमोडिटी को बनाने के लिए लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ वही कॉस्ट होता है? पहले सोशल कॉस्ट पढ़ लेते हैं, तब समझ में आएगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स द डिसएडवांटेजेस सफर्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। अब ये क्या डिसएडवांटेज का बात कर रहा है? तुम अगर किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे सोसाइटी का कुछ नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सैंपल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। पहली बात पॉल्यूशन होगा, और सब प्रकार का पॉल्यूशन आ गया, साउंड, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सब कुछ आ गया, ठीक है। पॉल्यूशन के अंदर हर प्रकार का पॉल्यूशन आ गया, और रिसोर्सेज भी तुम खत्म कर रहे हो। फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते थे, वो रिसोर्सेज को तुम लोग यूज कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट सोसाइटी को तो बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है। वो फैक्ट्री आज हमेशा क्या होता है ना, आगे जाके पढ़ोगे तुम, सोशल कॉस्ट हमको पे करना पड़ता है बड़े बड़े कंपनीज को, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको CSR एक्सपेंडिचर पे करना पड़ता है। अब ये CSR एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कोई कंपनी है किसी एरिया में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब वो एरिया का रोड रास्ता यूज कर रहा है, गंदगी मचा के रखा है पूरा। जैसे कि कोई मान लो कोई फैक्ट्री है, वो डेली सामान लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, पूरा बिजी ट्रैफिक के बीच से उसका रास्ता में से डेली 100-200 ट्रक जा रहा है, आ रहा है, रोड को खराब कर रहा है, वो ट्रैफिक को खराब कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है वहां पे। उसके बाद और वहां का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है वो एरिया का, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, बल्कि बाकी लोगों को तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये सारा चीज यूज कर रहा है, तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या नहीं बनता है कि वो एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाए? बनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर से। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स। वो एरिया के लोग उनसे खर्चा करवाते हैं, ये मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें एक लिमिट है, सर्टेन लिमिट है, वो लिमिट से बड़ा कंपनी होगा, उससे ज्यादा अगर वो प्रॉफिट कमा रहा होगा तो उनको CSR एक्सपेंडिचर करना जरूरी है, जो कि प्रॉफिट का 2% एक्सपेंडिचर करना होता है। जैसे 2 करोड़, अगर मान लो कोई कंपनी 100 करोड़ कमाया, तो उसको 2 करोड़ रुपए CSR एक्सपेंडिचर में खर्चा करना ही पड़ेगा। वो पैसा को वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मान सकता, उसको 2 करोड़ रुपया लोगों का भलाई के लिए खर्च करना पड़ेगा वहां पे मैंडेटरीली। उसका लिमिट है, पढ़ोगे, बहुत बहुत सारा क्राइटेरिया है, टर्नओवर क्राइटेरिया है, प्रॉफिट क्राइटेरिया है, कितने बड़ा फैक्ट्री है उसके ऊपर क्राइटेरिया है, तो अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ऐसा CSR एक्सपेंडिचर होता है। ये किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि जो फैक्ट्री है, अगर वो कोई प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उसको उसके लिए सोशल कॉस्ट भी लग रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कॉस्ट लग रहा है, जो वो पे कर रहा है सिर्फ उतना ही खर्चा लग रहा है। कुछ कॉस्ट ऐसा भी है जिसके लिए वो पे नहीं कर रहा, इसका पेमेंट कौन कर रहा है? सोसाइटी पेमेंट कर, लोगों, वहां के एरिया के लोग पेमेंट कर रहे हैं। अननेसेसरी वो लोगों को डिसएडवांटेज मिल रहा है बिकॉज वो फैक्ट्री वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए वो लोगों को एक्सपेंडिचर करना जरूरी होता है। तुम देखना कोई भी एरिया में अगर कोई बड़ा फैक्ट्री होगा या ऐसा कुछ होगा, तो वो एरिया में रोड रास्ता, तुम्हारा स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्क वार्क बना के देता है। जैसे मान लो ACC का बात करें, बरगढ़ में ACC सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। अब ACC वाला सीमेंट फैक्ट्री जो सेटअप कर रखा है बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए वो बरगढ़ का डेवलपमेंट में क्या खर्च करता है? स्ट्रीट लाइट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद देखना ये गांधी पार्क जो रेनोवेशन हुआ, ACC किया। रोड रास्ता जितना भी होता है, बीच में डिवाइडर वगैरह का काम होता है, उसमें देखना ACC का बोर्ड लगा होता है, वो सारा खर्चा कौन किया? ACC किया। जो तुम्हारा ये जो स्टैचू लगा होता है, गांधी चौक में जो स्टैचू लगा है, अभी जो बटली चौक में बन रहा है, बांडो टेकरा चौक में जो स्टैचू बन रहा है, वो सारा खर्चा कौन? ACC का पार्ट है, ठीक है। देखना ACC का बोर्ड भी लगा होता है वहां पे, वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड नहीं लगा हुआ है, वो खर्चा ही ACC किया है। और ACC क्यों किया है वो खर्चा? बिकॉज वो इस एरिया में है, यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ACC की वजह से कितना पॉल्यूशन भी हो रहा है ये एरिया में, ACC के वजह से रोड रास्ता भी वो इस्तेमाल कर रहा है, और इधर से ट्रक आना जाना करता है सारा, तो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है वो। तो इसी वजह से ACC इस एरिया में लोगों के लिए खर्च भी करेगा, ठीक है। तो वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट, ठीक है। देखना, तो 2 प्रकार का कॉस्ट होता है, एक होता है प्राइवेट कॉस्ट और दूसरा होता है सोशल कॉस्ट।
प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सिर्फ कॉमोडिटी को बनाने के लिए एक फैक्ट्री वाले को पे करना पड़ता है, वो सारे कॉस्ट आ जाते हैं प्राइवेट कॉस्ट के अंदर। सोशल कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट भी आ जाता है जो कॉस्ट सोसाइटी को बियर करना पड़ता है, मतलब जो कॉस्ट मालिक को बियर नहीं करना पड़ा, जो सोसाइटी को बियर करना पड़ा, उसके अंदर पॉल्यूशन का खर्चा से लेके सारा प्रकार का खर्चा और आ जाएगा जो सोसाइटी का नुकसान हो रहा है उस फैक्ट्री के वजह से। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। और आगे तो नहीं जा सकते, पीछे जाना पड़ेगा, चलो पीछे। करेंगे, जो सबका टाइम आएगा, चिंता मत करो। चलो पीछे आओ, जितना डिफरेंस बिटवीन था सब में आ जाओ फटाफट। हाँ और हाँ हाँ, मैं घर का एड्रेस दे दूँ ना, आके लिख दूँ, नहीं होगा? क्या बोलते हो? घर का एड्रेस दे दो, संडे भी आ रहा है, मैं आ जाऊंगा घर, लिख दूँ। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट लिखना, मीनिंग। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में सबसे पहला डिफरेंस मीनिंग। इट इज द पेमेंट मेड टू outsiders for hiring factor services. It is the payment made to outsider for hiring factor services. Implicit में क्या होगा? It is the cost of self-supplied factor. क्या? Services. It is the cost of self-supplied factor. ठीक है? मनी पेमेंट एक्सप्लिसिट में होगा या नहीं होगा? इट इन्वॉल्व्स मनी पेमेंट ऑन बाइंग hiring does not involve example payment of wages और सैलरीज। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल के बाद रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ओनर जो भी चीज बिजनेस को प्रोवाइड करेगा उसका जो भी खर्चा है वो सब इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर में। चले आगे, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, देखना बताओ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म में चेंज होता है। हाँ वही हुआ, प्रोडक्शन करने से लगेगा। इसका मतलब जो आउटपुट के साथ चेंज होता है। अगर आउटपुट जीरो होगा तो कॉस्ट भी जीरो होगा, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट refers to those costs which
vary directly with the level of output. Next, fixed cost में remains fixed irrespective of जो कि हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स है। टाइम पीरियड में इट कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, कैनॉट बी शॉर्ट रन। कॉस्ट इज जीरो आउटपुट, क्या होगा? कॉस्ट इज जीरो आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं होने से कैसे बढ़ेगा फिक्स? वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ सकता है क्योंकि देखो, अगर फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, मालिक बोला रेंट बढ़ाऊंगा, तो रेंट तो बढ़ जाएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट भी। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ सकता है लेकिन ये शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि हम वैसा टाइम पीरियड लेके चलते हैं जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एजम्पशन ही हमारा कि मतलब जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको, अगर वो फैक्टर को इनपुट और आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो हम लोग मान के चलते हैं क्या है, फिक्स है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट किस पे लगेगा? वेरिएबल फैक्टर पे। वेरिएबल फैक्टर is incurred on variable factor like labor, raw material, etc. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, इट इज incurred on फिक्स्ड फैक्टर लाइक, एग्जांपल लिख लेते लैंड, बिल्डिंग, etc. शेप ऑफ कर्व कैसा होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इन्वर्टेड एस से, और ये टोटल एग्जाम्पल तो लिख सकते, क्या होगा एग्जाम्पल बताओ एक दो ठो। रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, और फिक्स्ड में परमानेंट स्टाफ का सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, वॉचमैन सैलरी, एक्सेट्रा। ठीक है, और कोई है डिफरेंस बिटवीन? अच्छा पहले लिख लो। और नहीं है ना, हो गया, चलो। खत्म? कहाँ खत्म, क्या खत्म?
अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिलेबस में नहीं है, हाँ पार्टी ले। कल फिर से चेक किया था, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला ना, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और आखिरी में रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हो गया बाई चांस। हाँ, तीन है, तीन कटा है, ठीक है। बाई चांस अगर स्कूल वाले पढ़ा देते हैं किसी के स्कूल में, बाई चांस, बाई चांस वही बोल रहा हूँ, तो मेरे को बताना, हम लोग क्या करेंगे, किसी दिन कोई चैप्टर ऐसे कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद अगर टाइम बचा होगा तो वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस पढ़ा दिए होंगे तो ठीक है, चलो ठीक है। अगर बाई चांस पढ़ा देते हैं तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तुम्हारा तो छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, अब आ जाओ इसके पहले वाले चैप्टर में। चलो चलो चलो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ फटाफट। प्रोडक्शन चैप्टर, प्रोडक्शन चैप्टर में आओ स्टार्टिंग में। अभी भाविया सारा आंसर देगा आज। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है, संडे को प्रोडक्शन फंक्शन का टेस्ट है, ठीक है। हम्म, 10 देख लेंगे, टाइम मैं व्हाट्सएप करूंगा, लेकिन संडे को टेस्ट है, ठीक है। चलो 9 बजे नहीं, 9 बजे तो मैं ही नहीं सो के उठूंगा, क्या रखूंगा। अच्छा ऐसा है, ठीक है। हाँ हाँ, चलो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन बताओ, कौन बताएगा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। चलो ये याद नहीं है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, टर्म वन में पढ़े थे। अभी डिमांड, हाँ, उसका जो हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फॉर्म, इकोनॉमिक सच अ रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब बोथ, राजोलिना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछ रहे हो, दो बोथ होगा, ठीक है। चलो, अकाउंट्स क्या हुआ था, रिटर्न हुआ था, एमसीक्यू हुआ था, दोनों था ना, मिक्स था, एमसीक्यू भी था ना उसमें, नहीं था। अच्छा, नहीं बन पाएगा बोल के नहीं था, चलो ठीक। बोथ 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 बोथ, ठीक है, मिक्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन किसको बोलते हैं, लॉन्ग रन किसको बोलते हैं, फटाफट। आप पूछेंगे जो उसका, उसके लिए आएगा क्वेश्चन, किसको बोलेंगे शॉर्ट रन। एक ही फैक्टर फिक्स रहता है, मिनिमम एक, मतलब एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स होता है। लॉन्ग रन किसको बोलेंगे, जहां सब सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब नेक्स्ट,
वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, एग्जांपल तो पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 3 तो स्टेज पढ़े थे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट स्टेज था, सेकंड स्टेज था, थर्ड स्टेज था। फर्स्ट स्टेज में क्या होता था? अच्छा, क्या इसका एक और नाम क्या था? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक और नाम क्या था? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब शॉर्ट रन में जब एटलीस्ट एक फैक्टर कांस्टेंट है तो उस केस में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग 3 स्टेजेस पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज था इंक्रीजिंग रिटर्न का, नेक्स्ट स्टेज था डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीजिंग रिटर्न का, और थर्ड स्टेज था नेगेटिव रिटर्न का, ठीक है। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में एक पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच में एक पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट, जहां पे टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्राफ में, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मेरे हिसाब से पता होगा, है ना। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि ये तुम लोग कब से पढ़ते आ रही हो, है ना। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, उसके बाद प्रोडक्ट चैप्टर में भी पढ़ लिए, ठीक है। चलो, अब ये तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए रिवाइज करके कोई सेंस नहीं बनता इसका। डायरेक्टली चलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखना, 3 फेज है। सबसे पहला फेज है टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट, और टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। अच्छा, अब रिलेशनशिप कौन समझाएगा? टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है? स्टेज 1 में क्या होता है प्रद्युमन? क्या होता है स्टेज 1 में? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है भाव्या, सेकंड स्टेज में? आए नहीं, मेरे को बोल देते फिर मैं आके पढ़ा देता है। नहीं होता। क्या होता है मयंक सेकंड स्टेज में? टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। हाँ, टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, ये तो पता है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है लेकिन वो 0 से ज्यादा रहता है, पॉजिटिव रहता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है आर्यन? आर्यन थर्ड स्टेज दोनों डिक्रीज होता है, बस मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, 0 से नीचे चला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हैं उसको? क्या होता है ऐसा? ऐसा क्या होता है उस पॉइंट में? ऐसा क्या होता है जो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, बस वही जानना है। ऐसा क्या होता है वहां पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है उस पॉइंट को? इंक्रीजिंग रेट कन्वर्ट हो जाता है डिक्रीजिंग रेट में, है ना। स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो जो रेट ऑफ चेंज है, पहले इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज था, बाद में क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज हुआ है। तो उस पॉइंट से जाके वो क्या होता है? टर्न लेता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब assumption, सबसे पहला assumption, it operates in short run as factor are classified as variable and fixed factor, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, the law applies to all fixed factor including land, जमीन में भी ये फैक्टर्स काम करता है, ये लॉ काम कर रहा है, ठीक है। अंडर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, जहां पे प्रोडक्शन होगा उसी जगह में ये लॉ अप्लाई करता है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां पे लॉ अप्लाई भी नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 5, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमिन्ड, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं कि हम लोग इनपुट आउटपुट का रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे कि एक लेबर के आने की वजह से कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ, अगर वो डिटरमाइन कर पाना ही पॉसिबल नहीं है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहां से लगाओगे, है ना। हम एजम्पशन ही लेते हैं कि हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि एक लेबर के आने से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट, ठीक है। उसके बाद इट इज अज्यूम्ड दैट
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। इसका मतलब अलग से मार्किंग करके समझाया था। पॉइंट नंबर 6, इट इज अज्यूम दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट बन जाते हैं। अब इसका आसान भाषा में अगर हमको समझना है तो क्या हुआ था, याद करो, हम एक मशीन लिए थे जिसमें 4 लेबर का रिक्वायरमेंट था, है ना। जैसे जैसे 5वां लेबर आया, 6वां लेबर आया, 7वां लेबर आया, तो प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया, है ना। जब तक 4 लेबर आए तब तक तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि मशीन को कितने लोग चाहिए थे, 4 लोग चाहिए थे। 5वां आया तो थोड़ा और कुछ हेल्प कर दिया तो थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ गया। 6वां आया तो मान लो चलो थोड़ा सा और बढ़ गया। लेकिन जैसे 7वां आएगा, 8वां आएगा, 9वां आएगा तो वेस्ट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहा है, तो उससे प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो उस टाइम बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए और ऐसा बोले कि तुम्हारे पास मशीन एक है, 4 लोगों को काम करवा सकते हो, लेबर तुम्हारे पास 10 है, ठीक है। तो एक काम करो, 4 लोगों को यहाँ लगा दो, ठीक है, 4 लोगों को यहाँ लगा दो। बचे कितने, 6। 6 लोगों को बोलो मैनुअल प्रोडक्शन करें, मैनुअली सेम चीज को मैनुअली प्रोडक्शन करें, तो तब तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना। सोच के देखो, 4 लोग मशीन में चाहिए, 4 लोग मशीन में काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जितने भी लेबर है उनको हम कहाँ लगा दिए, मैनुअल प्रोडक्शन पे लगा दिए, तो टोटल प्रोडक्ट क्या डिक्रीज होगा, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट है। मतलब हम मशीन को लेबर के साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। अगर मशीन चाहिए प्रोडक्शन के लिए तो मशीन चाहिए, हम डायरेक्टली लेबर से उसको प्रोडक्शन नहीं करवा सकते। तो कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मशीन चाहिए तो फिर हमको मशीन लाना ही पड़ेगा, हम सिर्फ लेबर से मैनुअल प्रोडक्शन नहीं करवा सकते। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर चाहिए तो हम मशीन लगा के भी उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकते, ऐसा हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। तभी ये लॉ काम करता है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 7, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ये तो हर जगह एजम्पशन होता है। उसके बाद इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट, सभी लोग इक्वली एफिशिएंट है। जितने लेबर हम लोग ला रहे हैं सभी लेबर क्या है, एफिशिएंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लेबर एकदम ही बेवकूफ है और कोई लेबर बहुत ही ज्यादा होशियार है, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में होता है, लेकिन हम लोग एजम्पशन ये लेके चलते हैं कि हर लेबर क्या है, इक्वली एफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट फेज 1। फेज 1 में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों होता है, रीजन, यहाँ पे आओ, रीजन में आ जाते हैं। अच्छा पहले ग्राफ को समझ लेते हैं फिर रीजन में आए, ठीक है। देखना ग्राफ, फेज 1 क्या हो रहा है, फेज 1 कहां से कहां तक है, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट लाइन जो है यहां तक, ये क्या है, फेज 1 है। अब इस फेज में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी उसके साथ साथ, ठीक है। उसके बाद फेज 2 में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन रेट ऑफ चेंज क्या है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन वो अभी भी क्या है, 0 से ऊपर है। हर स्टेज में ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव होना शुरू हो गया, टोटल प्रोडक्ट मतलब डिमिनिशिंग होना, डिक्रीज होना शुरू हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट उसी टाइम पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें आता है 2 पॉइंट, एक आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और दूसरा आता है मैक्सिमम पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब इंक्रीजिंग रेट से चेंज हुआ किसमें, डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है। वो पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और दूसरा जो स्टेज 2 और 3 के बीच में है, वहां पे टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ठीक है। उसी पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ठीक है। चलें आगे। अब हम कौन से फेज में ऑपरेट करेंगे ये बताओ, फेज 1 2 3 में से, और क्यों, और क्यों, हाँ क्यों नहीं करेंगे वो बता दो। चलो 3 पे तो कॉमन सेंस है कि नहीं करेंगे, ठीक है। 1 और 2 में से, हम्म, ठीक है। अच्छा 2 पे कहाँ पे स्टॉप करेंगे, 2 ऐसा तो नहीं है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इतना बड़ा सारा पॉइंट स्टेज है, तो कहाँ स्टॉप करें, और पता कैसे लगाएं कहाँ स्टॉप करना, पता भी तो होना चाहिए ना हमको।
क्या हमेशा मैक्सिमम प्रोडक्शन करने से मैक्सिमम प्रॉफिट होता है? जरूरी है ऐसा? ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम मैक्सिमम प्रोडक्शन करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तुम अगर बोलोगे कि ये पॉइंट में टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, इसका मतलब तुम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि हम लोग अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉस्ट को कम कर देंगे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्शन कर लेंगे तो हमको बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बहुत और भी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रियल में प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट कमाना कोई बड़ा बात नहीं है किसी भी बिजनेस में। मैक्सिमम प्रॉफिट वाले पॉइंट पे पहुंचना बड़ा बात है कि तुम एक ऐसे पॉइंट पे हो कि उससे ज्यादा उस बिजनेस से कोई और वो पैसा कमा ही नहीं सकता। तुम बेस्ट तरीके से उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, तो वो पॉइंट में पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हम स्टेज 2 में कहाँ पे स्टॉप करें। ठीक है, हमको कहाँ पे स्टॉप करना होता है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। अब ये दोनों हमारा पढ़ना, कॉस्ट तो पढ़ लिया, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेवेन्यू चैप्टर है। उसके बाद पता चलेगा कि क्यों मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होने से हम लोग स्टॉप करते हैं और वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, रीजन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहला फेज 1 में क्या रीजन है, इंक्रीजिंग रिटर्न का क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर था, मशीन था, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जैसे जैसे लेबर ज्यादा आएंगे मशीन का बेहतर यूटिलाइजेशन होगा। पहले एक लेबर था तो सही तरीके से मशीन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। अब जैसे जैसे लेबर बढ़ता गया तो मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर है उनका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। एग्जांपल, जो हमारा लेबर था, याद करो फर्स्ट लेबर था, वो दौड़ दौड़ के जाता था, चारों जगह मशीन को ऑपरेट करता था, जिससे कि थक जाता था, उसका टाइम भी वेस्ट होता था पॉइंट ए से पॉइंट बी दौड़ के जाने में, तो उसका एफिशिएंसी भी कम हो जा रहा था। जैसे जैसे सेकंड लेबर आया, थर्ड लेबर आया, फोर्थ लेबर आया, अब उनको एक जगह बैठ के काम करना है, अब उनको भागा दौड़ी नहीं करना है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही काम को करना है, ज्यादा काम को मैनेज नहीं करना है, जिससे कि परफेक्शन भी आएगा और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स फैक्टर को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एक मशीन के लिए अगर हमारे पास 4 लेबर चाहिए, हमारे पास एक लेबर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मशीन को 4 टुकड़ा में डिवाइड कर दें और सिर्फ एक टुकड़ा को ऑन करें, बाकी चीजों को ऑन नहीं करें। ऐसा हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग फिक्स फैक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर फिक्स फैक्टर को डिवाइड कर पाते तो क्या इंक्रीजिंग रिटर्न होता? अगर मशीन को 4 टुकड़ा में हम लोग तोड़ पाते, मान लो एक मशीन है जिसमें 4 लेबर लगेगा, ठीक है, अब मशीन को 20 से डिवाइड कर पाते तो एक लेबर है तो एक ही पार्ट को ऑन करते, बाकी पार्ट बंद रहता। नेक्स्ट लेबर आया तो नेक्स्ट पार्ट ऑन होगा वरना नेक्स्ट पार्ट बंद रहेगा। तो कभी इंक्रीजिंग रिटर्न हमको मिलता? हमको इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं, कांस्टेंट रिटर्न मिलता। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होता क्योंकि एक लेबर आ रहा है तो उसको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो तो अपना दूसरा मशीन ऑन कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। फर्स्ट वाले का तो कोई प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ नहीं, तो इसीलिए इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के कारण हमको इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को, क्योंकि मशीन को हम एज पर लेबर डिवाइड नहीं कर सकते, मशीन फिक्स रहेगा, हमको लेबर बढ़ाना पड़ेगा अगर हमको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिमिनिशिंग रिटर्न का रीजन। डिमिनिशिंग रिटर्न का रीजन, फर्स्ट रीजन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन लेवल पहुंच चुका है। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल मतलब जो हमारे मशीन में 4 लोगों का नीड था, 4 लोग अब हो चुके हैं, अब 5वां आएगा तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा मोड़ा हेल्प ही कर पाएगा, वो प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे अपना नहीं। ठीक है, उसके बाद ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। पहले 4 लेबर से कम थे तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था, जितना एफिशिएंटली हम लोग मशीन को चला पा रहे थे, चला पाते उतना नहीं चला पा रहे थे। लेकिन अब जब एक्स्ट्रा लेबर है हमारे पास तो मशीन जितना चलना चाहिए उससे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि लेबर खाली बैठा है तो क्या करेगा, मशीन चलाएगा, तो मशीन जितना चलना चाहिए उससे ज्यादा अब चलना शुरू हो गया। और उसके बाद है इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट। पढ़े अभी इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट वाला पॉइंट, लेबर को हम लोग मशीन के साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। हम मान के चलते हैं कि जो चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए, मतलब अगर किसी चीज को बनाने के लिए मशीन चाहिए
तो हमको मशीन में ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हम मैनुअल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर किसी चीज को बनाने के लिए हमको लेबर चाहिए तो हम उसको लेबर से ही बना पाएंगे, मशीन से बना नहीं पाएंगे। हम ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रीजन ऑफ नेगेटिव रिटर्न बताओ। अब नेगेटिव रिटर्न का रीजन बताओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब लोग हो चुके हैं, ठीक है, अब कोई लोगों का काम नहीं है, तो जिसके वजह से अब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट होने के कारण अब प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज हमारे पास फिक्स फैक्टर लिमिटेड है, लेबर ज्यादा है, फिक्स फैक्टर लिमिटेड है, इसी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, वो बोल रहा है मैं चलाऊंगा मशीन, वो बोल रहा है मैं चलाऊंगा, दोनों आपस में मार हो रहे हैं और कोई चला ही नहीं रहा है मशीन को, ठीक है, तो प्रोडक्शन तो कम होगा ना। तो पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। उसके बाद डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो लेबर है उनका एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अननेसेसरी जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो जनरली क्या होता है, वो लोग लेबर यूनियन बना लेते हैं, और लेबर यूनियन बनने के बाद उनका एफिशिएंसी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो तीनों पॉइंट है हमारा, प्रोडक्शन क्यों होगा, नेगेटिव रिटर्न आएगा बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, और डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। चलो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये तो हो गया था रिलेशनशिप बिटवीन एपी टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हो जाएगा, रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा अब और, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी और एमपी का बोलो। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मूला आर्यन क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट? अनमोल, अनमोल तुम बताओ, आर्यन एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट? बोलो बोलो, नेक्स्ट क्लास भी है इसके बाद, फटाफट। नो आइडिया? चेतन, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला? क्वांटिटी, वेरिएबल इनपुट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, जिससे क्या निकलेगा, एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा। दोनों के बीच का रिलेशनशिप 3 पॉइंट है। सबसे पहला, एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस। यहाँ से कहाँ तक का बात हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है, ठीक है। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है तब तक एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। When marginal product is equal to average product it at is maximum, ये average product क्या है, maximum point है। और थर्ड पॉइंट है, when marginal product is less than average product falls। marginal product जैसे ही average product के नीचे आया ये भी फॉल होना शुरू कर लिया, ठीक है। 3 पॉइंट है, तीनों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है बताओ। एक्सट्रीमली इजी है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, आखिरी छोटा सा टॉपिक है, फटाफट बता दो, कौन बताएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल? अच्छा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किसको बोलते हैं, लॉन्ग रन को बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। अब लॉ ऑफ रिटर्न लॉन्ग रन में ऐसा क्या होता है जो शॉर्ट रन में नहीं होता है? सारे फैक्टर्स लॉन्ग रन में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। हमको मशीन चाहिए, हम नया मशीन ला सकते हैं, बिल्डिंग चाहिए तो नया बिल्डिंग भी ला सकते हैं, जमीन चाहिए तो हम नया जमीन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, मतलब कोई भी प्रकार का कंस्ट्रेन हमारे लिए नहीं है। तो अब इसमें बताओ 3 स्टेज होता है, फिर से कौन कौन सा स्टेज होता है और क्या होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल? 3 स्टेज क्या क्या होता है, परविंदर एक बताएगा, प्रद्युमन एक बताएगा और उधर मयंक एक बताएगा। अब कौन कौन सा बताएगा आपस में डिसाइड कर लो फटाफट। तीनों पढ़ने लग गए ऑब्वियसली। तो हर चीज जानने के लिए करके देखना पड़ता है क्या? बिना कुछ करके देखे भी तो जाना जा सकता है ना। बोलो बोलो, कोई भी एक पॉइंट बताओ, तीनों में से कोई भी एक पॉइंट तुम बता दो। एक मोहित, एक पॉइंट कोई भी। तीन स्टेज होता है, सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न,
उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? अगर हम इनपुट को 100% से बढ़ाएं और आउटपुट 100% से ज्यादा से बढ़े तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न, अगर हम इनपुट को 100% से बढ़ाएं और आउटपुट 100 से एग्जैक्टली इक्वल हो, 100 जितना ही आउटपुट भी बढ़े, तो उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट रिटर्न। और नेगेटिव रिटर्न किसको बोलेंगे? अगर हम लोग इनपुट को 100% से बढ़ाएं और आउटपुट 100 से कम से इंक्रीज हो, मान लो 60% या 70% या 80%, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रिटर्न। ठीक है। देखना, सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न। when proportionate increase in total output is more than proportionate increase in input, जब आउटपुट का रेशियो ज्यादा होता है इनपुट से, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। जब आउटपुट का रेशियो इक्वल होता है, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट रिटर्न। और तीसरा है व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, उसको बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है। चलो, आज कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे आज। चलो ठीक है। तो संडे टेस्ट है, चैप्टर नंबर 5, प्रोडक्शन। ठीक है। तो संडे को टेस्ट है, अब वो सब पेपर में डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो संडे के लिए प्रिपेयर होना। चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन, 20 मार्क्स का, 30 मिनट्स टाइम होगा, एमसीक्यू और रिटन दोनों एग्जाम होगा। क्लियर है? ये संडे को टेस्ट है। चलो, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। टाइम का टेस्ट का टाइमिंग और बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। चलो, बाय बाय।